सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम पढ़ने हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स के अंतर्गत आने वाले क्वेश्चन, जिसमें द्विवेदी युग को हमने शुरू कर रखा है। इसमें द्विवेदी युग से संबंधित कुछ क्वेश्चन हम करवा चुके हैं और कुछ बाकी हैं भी। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए। ठीक है, बुक का नाम मैं पहले इसलिए बता दे रही हूँ कि बच्चे कमेंट करते हैं कि मैम बुक का नाम बता दीजिए। तो बुक का नाम है यूथ कंपटीशन टाइम्स। 13,000 प्लस क्वेश्चन है इसमें, और 2021 तक हिंदी साहित्य का जो भी पेपर हुआ है उसमें आने वाले सभी क्वेश्चनों को इसमें दिया गया है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। यह पंक्ति किस कवि की है? माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, रामनरेश त्रिपाठी और श्रीधर पाठक। तो ये किसकी कृति है? आप सभी को पता है, ये रामनरेश त्रिपाठी की किसकी है? रामनरेश त्रिपाठी की ही पंक्ति है ये। ठीक है, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो निर्भर। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण न्यौछावर। इन पंक्तियों के रचयिता रामनरेश त्रिपाठी हैं। अन्य लेखों की पंक्तियां इस प्रकार से हैं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर है हे चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं। ये माखनलाल चतुर्वेदी की है। हो जाने दो गर्क नशे में, मत पड़ने दो फरक नशे में। ये बालकृष्ण शर्मा नवीन की पंक्ति है। विजन वन प्रांत था, प्रकृति मुख शांत था, अटन का समय था, रजनी का उदय था। ये श्रीधर पाठक की काव्य पंक्तियां हैं। मैथिली शरण गुप्तकृत यशोधरा की विधा क्या है? गद्दे पद्य चंपू। तो यशोधरा एक चंपू काव्य है। मैथिली शरण गुप्तकृत यशोधरा का रचनाकाल है 1932। चंपू विधा का काव्य है। मैथिली शरण गुप्त की अन्य रचनाएं रंग में भंग 1909, जयद्रथ वध 1910, विकट भट्ट गुरुकुल झंकार 1929, द्वापर 1936, सिद्धराज पंचवटी 1925, वैतालिक विष्णुप्रिया 1927, विष्णुप्रिया 1957, भारत भारती 1912, साकेत 1931, किसान 1917। लिखूंगी नहीं, सीधे बता देती हूँ। जकी उपनाम तखल्लुस के से कौन प्रसिद्ध हिंदी कवि उर्दू में गज़लें लिखता था? हमने आपको पहले भी पढ़ा दिया था कि उर्दू में जकी नाम से कौन रचनाएं लिखते थे? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर लिखते थे। कौन लिखते थे? जगन्नाथ दास रत्नाकर। उत्तर देख लेते हैं। जकी उपनाम तखल्लुस से जगन्नाथ दास रत्नाकर प्रसिद्ध हिंदी कवि उर्दू में गज़लें लिखते थे। इनके गुरु का नाम क्या था? नवीनतम लाल चतुर्वेदी। रत्नाकर इनका उपनाम था। इनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं गंगा अवतरण, उद्धव शतक, हरिश्चंद्र, हिंडोला, श्रृंगार लहरी, कलकासी और विराष्टक। द्विवेदी युगीन रचनाओं में से एक महाकाव्य नहीं है। आपसे पूछा है द्विवेदी युगीन रचनाएं हैं, उनमें से महाकाव्य नहीं है पूछा है। बाकी 3 महाकाव्य हैं, एक नहीं है। जयद्रथ वध, प्रिय प्रवास, साकेत, रामचरित, चिंतामणि। तो देखिए, जयद्रथ वध ये महाकाव्य नहीं है। ठीक है, ये क्या है? एक खंड काव्य है। क्या है? एक खंड काव्य। द्विवेदी युगीन रचनाओं में जयद्रथ वध 1910 की रचना है। ये किसकी थी? मैथिली शरण गुप्त की थी, और ये एक खंड काव्य ग्रंथ है। गुप्त जी का मैथिली शरण गुप्त जी का साकेत एक महाकाव्य है। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, जिसकी रचना 1914 है। रामचरित चिंतामणि रामचरित उपाध्याय का ही एक महाकाव्य है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रेन कहाँ जो सोवत है, किस अवधि सम्राट कवि की रचना है? क्या है? उठ जाग मुसाफिर भोर बही, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, और जो जागत है सो पावत है। ये किसकी काव्य पंक्ति है? विश्वनाथ त्रिपाठी, विश्वनाथ पाठक, अदम गोडवी और बंशीधर शुक्ल। तो उत्तर आएगा आपका बंशीधर शुक्ल। क्या पूछा आपसे? उठ जाग मुसाफिर भोर बही, अब रैन कहाँ जो सोवत है। यह पंक्ति कवि अवधि सम्राट कवि बंशीधर शुक्ल की रचना है। उठो सोने वाले सवेरा हुआ है, ये भी इनकी पंक्तियां हैं। कदम कदम बढ़ाए जाए, खुशी के गीत गाए जाए, ये भी बंशीधर शुक्ल की। कालजयी रचना का सृजन किसने किया है? बंशीधर शुक्ल ने किया है।
पूछा आपसे कि निम्नलिखित में से एक द्विवेदी युगीन कविता की प्रवृत्ति नहीं है पूछा है। 3 प्रवृत्तियां हैं बल्कि एक नहीं है। कल्पना की अतिरेकता, यही इसका आंसर आएगा। राष्ट्रीयता इसकी प्रवृत्ति है। इतिवृत्तात्मकता है और नीति और आदर्श चित्रण भी है, लेकिन कल्पना की अतिरेकता किसकी है? छायावाद की प्रवृत्ति है। किसकी है? छायावाद की प्रवृत्ति है। कल्पना का अतिरेक द्विवेदी युगीन कविता की प्रवृत्ति नहीं है, यह छायावाद की प्रवृत्ति है। राष्ट्रीयता, इतिवृत्तात्मकता, नीति और आदर्श का चित्रण द्विवेदी युगीन कविता की प्रवृत्ति है। पूछा आपसे द्विवेदी युगीन कविता के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है पूछा है। द्विवेदी युगीन कविता में राष्ट्रीयता का अभाव है, यही आपका गलत है, यही आंसर आएगा ए। चलिए आगे देख लेते हैं क्यों है, क्योंकि यहाँ पे अभाव नहीं आएगा, इसमें राष्ट्रीयता को महत्वता बहुत ज़्यादा दी गई है। बाकी आगे 3 देखते हैं। 3 ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, लेकिन हम पढ़ लेते हैं। द्विवेदी युगीन काव्य में नीति और आदर्श की प्रधानता है, बिल्कुल ठीक। द्विवेदी युगीन काव्य में वर्ण विषयों का विस्तार हुआ है, बिल्कुल ठीक। द्विवेदी युगीन काव्य में सभी काव्य रूपों का भी प्रयोग हुआ है, ये भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन द्विवेदी युग में कविता में राष्ट्रीयता का अभाव है, ये कथन इनका गलत है। द्विवेदी युगीन कविता के संदर्भ में द्विवेदी युगीन कविता में राष्ट्रीयता का अभाव है, यह कथन गलत है। द्विवेदी युगीन काव्य में नीति और आदर्श की प्रधानता है। द्विवेदी युगीन काव्य में वर्ण विषयों का विस्तार हुआ है। द्विवेदी युगीन काव्य में सभी काव्य रूपों का प्रयोग हुआ है। द्विवेदी युगीन कविता के संदर्भ में ये सभी कथन क्या हैं? सत्य हैं। आगे क्वेश्चन आपका ध्यान से पढ़ेंगे। डॉक्टर रसाल का ब्रज भाषा काव्य कौन सा है? आपसे पूछा है कि जो डॉक्टर रसाल हैं उनका ब्रज भाषा का काव्य कौन सा है, तो कौन सा इनका आएगा? जो ब्रज भाषा का काव्य है डॉक्टर रसाल का, वो कौन सा है? ये उद्धव शतक है, ठीक है। किसका है? कौन सा है? उद्धव शतक है। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल का ब्रज भाषा काव्य उद्धव शतक है, 1917, ठीक है। इनकी अन्य प्रसिद्ध कृति है काव्य पुरुष, जिसकी रचना 1955 में खड़ी बोली में हुई थी। उद्धव शतक नाम से 1929 में किसने रचना की थी? जगन्नाथ दास रत्नाकर की भी रचना है। उद्धव शतक किस किस की हो गई? 2 याद रखेंगे आप, किसकी? रत्नाकर और रसाल की। रमाशंकर शुक्ल रसाल और जगन्नाथ दास रत्नाकर की उद्धव शतक। जो रमाशंकर शुक्ल रसाल हैं उनकी रचना उद्धव शतक 1970 की है और इनकी रचना 1929 की है। आगे पढ़ेंगे। धाराधर धावन शीर्षक से कालिदास के मेघदूत का अत्यंत सरस पद्यबद्ध अनुवाद निम्न में से किसने किया है? क्या पूछा आपसे? जो धाराधर धावन शीर्षक से कालिदास के मेघदूत का अत्यंत सरस पद्यबद्ध अनुवाद निम्न में से किसने किया है? तो किसने किया है? मैथिली शरण गुप्त ने, राय देवी प्रसाद पूर्ण ने, गया प्रसाद शुक्ल सेनई ने, रामचरित उपाध्याय, तो राय देवी प्रसाद पूर्ण ने किया है। धाराधर धावन शीर्षक से कालिदास के मेघदूत का अत्यंत सरस पद्यबद्ध अनुवाद ब्रजभाषा में राय देवी प्रसाद पूर्ण ने किया है। इनकी अन्य काव्य कृतियां हैं स्वदेशी कुंडल, मृत्युंजय, रावण विरोध और अमल ताश। आगे क्वेश्चन है। कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक, देखिए, कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंददायी प्रभाव डालती है। काव्य के संबंध में यह विचार किसके हैं? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा, तो किसके हैं? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के ये विचार है। किसके हैं? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के। कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक और श्रोता के मन पर आनंददायी प्रभाव डालती है। काव्य के संबंध में यह विचार किसके हैं? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के हैं। देखिए, निम्न में से कौन सा काव्य ग्रंथ मैथिली शरण गुप्त का काव्य ग्रंथ नहीं है पूछा है। 3 इनके हैं जबकि 1 नहीं है। तो देखिए, जय भारत है इनका 1952 का, याद रखेंगे। विष्णुप्रिया उनकी 1957 की है और द्वापर इनका 1936 का है, जबकि मानसी इनका नहीं है। तो आप बताएंगे मानसी किसका है? मानसी मैंने आपको पढ़ाया है, तो आप बताएंगे प्लीज मानसी किसका है। मानसी राम नरेश त्रिपाठी की काव्य ग्रंथ है, ठीक है। इनके 4 काव्य ग्रंथ हैं, मिलन, पथिक, स्वपन और मानसी। क्या है? मिलन, पथिक, मानसी और स्वपन, याद रखेंगे। मानसी मैथिली शरण गुप्त का काव्य ग्रंथ नहीं है। मानसी काव्य ग्रंथ के रचयिता राम नरेश त्रिपाठी हैं। राम नरेश त्रिपाठी के अन्य काव्य ग्रंथ है मिलन, इनका कहीं कहीं पे 1917 और कहीं कहीं पे 1918 भी दिया हुआ है। पथिक 1920 का है, स्वपन 1929 और मानसी इनका 27 की है। कब की है? 27 की रचना है। जबकि द्वापर 1936, जय भारत 1952, विष्णुप्रिया 1957 काव्य ग्रंथ किसके हैं? मैथिली शरण गुप्त के हैं।
देखिए, जो मेरे को आता है मैं सोचती हूँ कि मैं आपको पूरा दे दूँ। राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य क्या है? राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। यह किस कवि ने कहा है? राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभव है। यह किस कवि ने कहा है? मैथिली शरण गुप्त ने कहा है, दिनकर ने कहा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा, हरिओद ने कहा है। तो किसने कहा है? ये मैथिली शरण गुप्त ने कहा है। किसने कहा है? मैथिली शरण गुप्त ने कहा है। देखिए, पढ़ लेते हैं इनकी पंक्तियां। राम तुम्हारा काव्य राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभव। ये मैथिली शरण गुप्त की है। स्वानों को मिलता दूध भात, भूखे बच्चे अकुलाते हैं। क्या है? स्वानों को मिलता दूध भात, भूखे बच्चे अकुलाते हैं। और माँ की जो है, इसमें कुछ पंक्तियां मुझे याद नहीं आ रही, और ठिठुर कर वो माँ के उसमें हड्डियों में ही चिपकर सो जाते हैं। ये किसका है? दिनकर की पंक्तियां हैं। तुम्ही अन्नदाता भारत के सचमुच बैलराज महाराज। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की क्या है? तुम ही अन्नदाता भारत के सचमुच बैल है महाराज, राज महाराज। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। ये प्रिय प्रवास की पंक्ति है हरिओद की। निम्नलिखित में से किस प्रबंध काव्य की रचना इस उद्देश्य से हुई कि उर्मिला काव्य की उपेक्षिता न रहकर रह जाए? ये देखिए, गुरुकुल, रंग में भंग, पंचवटी और साकेत। तो इसमें साकेत आएगा। गुरुकुल इन्हीं की रचना है। किसकी? मैथिली शरण गुप्त की है। रंग में भंग 1909 की रचना है। पंचवटी इनकी 1925 और साकेत इनका 1931 की रचना है। साकेत प्रबंध काव्य की रचना का उद्देश्य हुए किस उद्देश्य से हुई? तो उर्मिला काव्य की उपेक्षिता न रह जाए। साकेत, गुरुकुल, पंचवटी, रंग में भंग आदि मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं। हिंदी के व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई का प्रवर्तक किसे माना जाता है? हिंदी के व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई का प्रवर्तक किसे माना जाता है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आपका डी ऑप्शन ही बिल्कुल ठीक आएगा। हिंदी के व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी को माना जाता है। एकांतवासी योगी के रचयिता कौन है? श्रीधर पाठक, हरिओद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त। एकांतवासी योगी के रचयिता कौन है? कौन है? श्रीधर पाठक। एकांतवासी योगी इनकी किसका, जो गोल्ड स्मिथ का क्या था? डेजर्टेड विलेज, वो था उजड़ ग्राम। और श्रांत प्रतीक था इनका ट्रेवलर, द ट्रेवलर। एकांतवासी योगी किसका था? याद क्यों नहीं आ रहा है? हरमिट का अनुवाद था। किसका था? हरमिट का, याद आ गया। एकांतवासी की रचयिता हैं ये श्रीधर पाठक थे। गोल्ड स्मिथ की कृति हरमिट, जिसका अनुवाद था, और किस भाषा में था? खड़ी बोली में था। कब था? 1983 में था, 1883 में था। श्रीधर पाठक ने इसकी रचना लावनी और ख्याल छंद में की है, ख्याल शैली में की है। इनकी मौलिक एवं अनुदित रचना इस प्रकार से हैं। अनुदित है इनका गडरिये एवं दार्शनिक। एकांतवासी योगी, उजड़ ग्राम था डेजर्टेड विलेज, जिसकी रचना इन्होंने 1902 में की थी, 1986 में की थी। और श्रांत प्रतीक था इनका ट्रेवलर, और ये 1902 की रचना है। ऋतु संगार है इनका। मौलिक है इनका वनाष्टक, देहरादून, भारत गीत, जगत सच्चाई सार, स्वर्गीय वीणा, धनंजय विजय, धन विजय, सांदे अटन और गुणवंत हेमंत। द्विवेदी युग में समस्या पूर्ति का केंद्र कौन सा था? द्विवेदी युग में समस्या पूर्ति का केंद्र कौन सा था? कानपुर था, लखनऊ था, वाराणसी था, इलाहाबाद था। तो कानपुर था। ए ऑप्शन आपका ठीक है। द्विवेदी युग में समस्या पूर्ति का केंद्र कानपुर था। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने गद्य और पद्य दोनों खड़ी बोली में सामान्य बोलचाल की भाषा में प्राथमिकता देने की वकालत की है। द्विवेदी जी के काव्य ग्रंथ थे, कौन से थे? काव्य मंजूषा, सुमन, कान्य कुब्ज, अबला विलाप, देवी स्तुति शतक और कान्य कुब्जा वली व्रतम। अगला क्वेश्चन है, देखिए, कवि सम्राट की उपाधि किसे दी गई थी? देखिए, कवि सम्राट रामनरेश त्रिपाठी, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन, श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय को कवि सम्राट की उपाधि दी गई थी। किसको? अयोध्या सिंह उपाध्याय को। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद को कवि सम्राट की उपाधि दी गई थी।
डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हरिओद को आधुनिक काल का सूरदास कहा है। गणपति चंद्र गुप्त ने हरिओद को क्या कहा? आधुनिक काल का सूरदास। आधुनिक काल का तुलसीदास किसे कहा जाता? तो मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। हरिओद कृत प्रिय प्रवास खड़ी बोली का हिंदी का प्रथम महाकाव्य था और कब का था? 1914 का था। गोल्ड स्मिथ कृत हर्मिट का डेजर्टेड तथा डेजर्टेड विलेज का हिंदी अनुवाद किसने किया? प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमघन और श्रीधर पाठक। तो किसने किया? श्रीधर पाठक ने किया। गोल्ड स्मिथ की जो 3 रचनाएं हैं, जो हर्मिट है, डेजर्टेड विलेज है और एक क्या था? हर्मिट हो गया, डेजर्टेड विलेज और ट्रेवलर, ये आपको याद हो गई होगी, काफ़ी बार आ गए हैं ये। गोल्ड स्मिथ कृत जो हर्मिट है उसका किससे हुआ? एकांतवासी योगी से। डेजर्टेड विलेज एकांतवासी योगी और ये खड़ी बोली में था। डेजर्टेड विलेज इसका उजड़ ग्राम नाम से और ये ब्रज भाषा में था। और एक था इनका ट्रेवलर जो कि क्या था? श्रांत पथिक, और वो भी इनका खड़ी बोली में था। ठीक है, याद रखेंगे। एकांतवासी योगी की रचना लावणी और ख्याल शैली में है। याद रखना चाहिए आपको कि एकांतवासी योगी की रचना लावणी और ख्याल शैली में है। पाठक जी द्वारा खड़ी बोली में रचित प्रथम कविता थी गुणवंत हेमंत। कौन सी थी? गुणवंत हेमंत। तथा खड़ी बोली की प्रथम पुस्तक है एकांतवासी योगी। देखिए, खड़ी बोली की रचित जो प्रथम कविता है वो गुणवंत हेमंत और प्रथम पुस्तक है वो कौन सी है? एकांतवासी योगी। हिंदी में स्वच्छंदता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जयशंकर प्रसाद, मुकुटधर पांडे, रामकृष्ण दास और नंद दुलारे वाजपेयी। आपसे पूछा है कि क्वेश्चन नंबर है 154, हिंदी में स्वच्छंदता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो किसने किया था? मुकुटधर पांडे ने किया था। किसने किया था? मुकुटधर पांडे ने किया था। उत्तर है आपका, व्याख्या है इसकी, हिंदी में स्वच्छंदता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मुकुटधर पांडे ने किया था। इन्हें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक स्वीकार किया है। किसने किया है? जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं, इन्होंने छायावाद का प्रवर्तक इनको स्वीकार किया है। मुकुटधर पांडे लोचन प्रसाद पांडे के अनुज थे। मतलब जो मुकुटधर पांडे हैं वो लोचन प्रसाद पांडे के अनुज मतलब छोटे भाई थे। इन्हें पांडे बंधु भी कहा जाता है। देखिए, पांडे बंधु किस नाम से जाने जाते हैं? तो मुकुटधर पांडे और लोचन प्रसाद पांडे। किस साहित्यकार ने राष्ट्र मातृभूमि को सगुण मूर्ति सर्वेश को की कहकर इसकी वंदना की है? क्या पूछा आपसे? किस साहित्यकार ने राष्ट्र मतलब मातृभूमि को सगुण मूर्ति सर्वेश की क्या कहा है? मातृभूमि को क्या कहा है? सगुण मूर्ति सर्वेश की कहकर इसकी वंदना की है। मैथिली शरण गुप्त ने माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर और हरिओद। तो किसने कहा है? आपसे पूछा जाए तो मैथिली शरण गुप्त ने कहा है। किसने कहा है? मैथिली शरण गुप्त ने कहा है। साहित्यकार, देखिए ये क्वेश्चन आया है राजस्थान कॉलेज लेक्चरर भर्ती परीक्षा पेपर सेकंड 2014 में। साहित्यकार मैथिली शरण गुप्त ने राष्ट्र मतलब मातृभूमि को सगुण मूर्ति सर्वेश की कहकर इसकी वंदना की है। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की मातृभूमि कविता की कुछ पंक्तियां इस प्रकार से। हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की, जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं। ये मातृभूमि कविता से है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं का सही कालक्रम किस प्रकार से है? भारत भारती इनका 1912 की है, यशोधरा 1932 की है, साकेत 31 है और विष्णुप्रिया 57। तो भारत भारती, साकेत, यशोधरा पहले आएगा भारत भारती। देखिए, भारत भारती, साकेत, यशोधरा, विष्णुप्रिया, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। ये भी राजस्थान कॉलेज लेक्चरर भर्ती में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए, देखते हैं इसका आंसर। भारत भारती 1912, साकेत 1931, यशोधरा 1932 और विष्णुप्रिया 1957। रामनरेश त्रिपाठी द्वारा संकलित संपादित कविता कौमुदी संग्रह से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? पूछा आपसे। रामनरेश त्रिपाठी द्वारा संपादित कविता कौमुदी संग्रह से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? यह संग्रह 10 खंडों में विभक्त है। इसमें हिंदी और उर्दू में कविताएं संकलित हैं। बांग्ला और संस्कृत की कविताओं को भी इस संग्रह में सम्मिलित किया गया है। इसमें एक भाग में ग्राम गीतों का संग्रह किया गया है। क्वेश्चन पूछा आपसे 157 और उसका आंसर होगा ए ऑप्शन। क्यों? इसमें 10 खंडों का विभक्त किया गया है, जबकि इसको कितने खंडों में विभक्त किया गया है? कविता कौमुदी को 8 खंडों में विभक्त किया गया है। कितने खंडों में? 8 खंडों में विभक्त किया गया है। यह संग्रह 10 खंडों में विभक्त है। रामनरेश त्रिपाठी द्वारा संपादित जो कविता कौमुदी संग्रह है, इससे संबंधित कथन गलत है, क्योंकि यह 8 खंडों में विभक्त है।
कविता कौमुदी में 15,000 से अधिक लोकगीतों का संग्रह। कितने? जो कविता कौमुदी है इसमें 15,000 से अधिक लोकगीतों का संग्रह है, जिन्हें त्रिपाठी ने 1925 से 1930 के बीच अवध के गांव-गांव में घूमकर संग्रहित किया था। कहाँ किया था? अवध के वो गांव-गांव में घूमे। कब? त्रिपाठी जी 1925 से 30 के अंदर, और उनका संग्रह किया था। इसमें सोहर, कजरी, बिरहा, होरी, मेला गीत, विवाह गीत, विदाई गीत आदि सम्मिलित हैं। आगे पूछा है, आगे क्वेश्चन है, चिट्टी से लेकर हाथी पर्यंत पशु, भिक्षु से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य, बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है। उक्त कथन किस विद्वान का है? पूछा आपसे, चिट्टी से लेकर हाथी पर्यंत पशु, भिक्षु से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य, बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, बाबू गुलाब राय। तो इसका आंसर आएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। किसने कहा? ये महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। क्या पूछा इसमें? हाँ जी, पहले इसकी डिटेल्स देखते हैं। चिट्टी से लेकर हाथी पर्यंत पशु, भिक्षु से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य, बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है। उक्त कथन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। भारत भारती की रचना का उद्देश्य क्या था? अतीत से प्रेरणा ग्रहण करना, वर्तमान को सार्थक करना, भविष्य का निर्माण करना। तो तीनों ऑप्शन ही आपके ठीक आएंगे। क्या आएगा? डी ऑप्शन इसका ठीक है, इनमें से सभी, क्योंकि भारत भारती को 3 खंडों में बांटा गया है, अतीत खंड, वर्तमान खंड और भविष्य खंड। भारत भारती की रचना का उद्देश्य इस प्रकार से है: अतीत से प्रेरणा ग्रहण करना, वर्तमान को सार्थक करना, भविष्य का निर्माण करना। मैथिली शरण गुप्त का भारत भारती रचना का मूल प्रेरणा मुर्शद सेहाली और ब्रजमोहन दत्तात्रेय के फीकृत भारत दर्पण पुस्तक से प्राप्त है। किससे? भारत दर्पण से। देखिए, हरिओदकृत उस महाकाव्य का नाम लिखिए जिसमें संस्कृत छंदों का प्रयोग हुआ है। तो इसमें है प्रिय प्रवास। ठीक है, संस्कृत छंदों का प्रयोग हुआ, वो क्या है? प्रिय प्रवास। हरिओदकृत प्रिय प्रवास महाकाव्य में संस्कृत छंदों का प्रयोग हुआ है। प्रिय प्रवास 1914 में 17 सर्ग है। इसमें कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक का वर्णन है। हरिओद ने पारिजात प्रबंध काव्य की रचना की जिसमें 15 सर्ग हैं। इसमें आध्यात्मिक और धार्मिक विषयों का वर्णन है। किसमें? पारिजात में। कब की रचना है? 1937 की रचना है। प्रिय प्रवास को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य, और प्रिय प्रवास का सर्वप्रथम नाम क्या था? ब्रजांगना विलाप। एक इनका वैदेही वनवास भी प्रबंध काव्य है, वो कब का? 1940 का, और इसमें राम के द्वारा सीता का निर्वासन किया गया है। किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि मिली थी? तो आप सभी को पता है, राष्ट्र कवि श्रीधर पाठक, बालमुकुंद गुप्त, सियाराम शरण गुप्त और मैथिली शरण गुप्त। तो मैथिली शरण गुप्त को भारत भारती 1912 की रचना है, उसके लिए महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। याद रखेंगे, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि गुप्त जी द्विवेदी युगीन कवि हैं, उपाधि मिली है। गुप्त जी की रचना है रंग में भंग, जयद्रथ वध, रंग में भंग 1909, जयद्रथ वध 1910, किसान 1917, विकट भट्ट, गुरुकुल साकेत 1931, भारत भारती 1912, झंकार 1929, यशोधरा 1932, द्वापर 1936, जय भारत 1952, विष्णुप्रिया 1957, सिद्धराज हिंदू वैतालिक पंचवटी 1925। द्विवेदी युग को जागरण काल किसने कहा था? देखिए, भारतेंदु काल को जागरण सुधार काल का, इसको द्विवेदी युग को जागरण काल और जागरण सुधार काल भी कहा गया था, और जो भारतेंदु युग है उसको पुनर्जागरण काल कहा गया था। क्या कहा गया था? पुनर्जागरण काल। तो द्विवेदी युग को जागरण काल कहने वाले कौन थे? आपसे पूछा जाए कि द्विवेदी युग को जागरण काल कहने वाले कौन थे, तो डॉक्टर नागेंद्र थे। कौन थे? डॉक्टर नागेंद्र थे। द्विवेदी युग को डॉक्टर नागेंद्र ने जागरण सुधार काल कहा है। इसका समय 1900 से 1918 तक माना गया है। आचार्य शुक्ल ने द्विवेदी युग को नई धारा, द्वितीय उत्थान, और मैंने आपको बताया था कि द्वितीय उत्थान उनका 1925 से 1950 आएगा। अंतर्गत समयावधि 1893 से 1918, इसमें से आप 57 घटाकर आप ईस्वी सन निकाल सकते हैं। प्रश्न में जागरण काल दिया गया है जो कि असंगत है। डॉक्टर नागेंद्र द्विवेदी युग के, देखिए, जागरण सुधार काल, बिल्कुल जागरण सुधार काल मैंने आपको पहले बताया था, लेकिन मैं भी कंफ्यूज थी। देखिए, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, पंक्तियाँ किसकी हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का प्रिय प्रवास से ये पंक्तियाँ ली गई हैं। पंक्ति है और उनसे संबंधित कवि इस प्रकार से हैं। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद प्रिय प्रवास। आज यहीं पावन समाधि पर दीप जलाने आया हूँ,
श्याम नारायण पांडे हल्दी घाटी क्या है, आज यहीं पावन समाधि पर दीप जलाने आया हूँ। ये श्याम नारायण पांडे का जो हल्दी घाटी है, हल्दी घाटी इनकी 1937 से 1939 तक की रचना है। वंदनीय वह देश जहाँ की देसी निज अभिमानी हो, क्या है, वंदनीय वहाँ देश जहाँ के देसी निज अभिमानी हो, बंधुता में बंधे परस्पर परता के अज्ञानी हो। ये किसकी है, श्रीधर पाठक की। इसी क्वेश्चन के साथ आज होती है हमारी क्लास समाप्त। ठीक है, क्लास में बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।